तो आज का टॉपिक है लोकसभा। निम्न सदन जिसे बोलते हैं। लोकसभा ऑब्लिक निम्न सदन। लोकसभा यानी लोअर हाउस। लोअर हाउस निम्न सदन। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, चूंकि यह जनता के प्रतिनिधियों की सभा होती है। लोकसभा क्या होती है? जनता की प्रतिनिधियों की सभा। लोकसभा जो है जनता की प्रतिनिधियों की सभा होती है, अतः इसे लोगों की सभा, हाउस ऑफ पीपुल या लोकप्रिय सदन, यह जनता की प्रतिनिधियों की सभा होती है, इसलिए इसे लोगों की लोगों की सभा यानी हाउस ऑफ पीपुल्स, हाउस ऑफ पीपुल या लोकप्रिय सदन या लोकप्रिय सदन। लोकसभा जनता की प्रतिनिधि होती है यानी जनता की सभा होती है, इसलिए इसे लोगों की सभा या हाउस ऑफ पीपुल या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं और इसी कारण कभी कभी लोग संसद का आशय लोकसभा से ही लगा लेते हैं। अब लोकसभा की संरचना, इसके बारे में हम जानें। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा की संरचना। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा आम जनता का सभा होता है, ये सभी जानते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा की संख्या के बारे में कि लोकसभा में कितनी संख्या होनी चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 81 में प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में इसका प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी।
500 थी। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी, परंतु 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 31वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा यह संख्या बढ़ा करके 545 कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा यह संख्या बढ़ा करके 545 कर दी गई। वर्तमान में इसकी संख्या जो है 543 ही है। अभी आगे इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि एंगल इंडियंस के 2 सीट जो जिनकी प्रतिनिधित्व नहीं रहता था, राष्ट्रपति 2 सदस्यों का निर्वाचित करते थे, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में मैं आगे भी व्याख्या करूंगा। तो 245 कर दी गई थी। पुनः गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यह संख्या बढ़ा करके 550 कर दी गई। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यह संख्या बढ़ा करके 550 कर दी गई। 550 कर दी किस अधिनियम द्वारा? गोवा दमन दीव अधिनियम 1985 के द्वारा यह संख्या बढ़ा करके 1987 के द्वारा यह संख्या बढ़ा करके 550 कर दी गई। तो इस तरह से लोकसभा की संख्या 550 हो सकती है। अब 530 सदस्य 530 सदस्य कैसे होते थे? 530 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे संघ राज्य क्षेत्र के, और संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे। संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होंगे ये, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र से जो है 530 ये चुनाव द्वारा या निर्वाचित होंगे। अनुच्छेद 81(1) क दूसरा क्या? 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। 20 सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति को यह राय हो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को पर्याप्त बहुमत नहीं मिला है, तो वह अनुच्छेद 333 के अधीन एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। लेकिन लोकसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को 104वें एंग्लो इंडियन आरक्षण को 104वें संविधान संशोधन किया गया। 104वें संविधान 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में हटा दिया गया।
एंग्लो इंडियन के जो 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य को जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, अब उसे जो है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा हटा दिया गया। अब वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हो गए? वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है? 543 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से हैं, जिसमें 530 राज्यों से और 13 सदस्य जो हैं संघ राज्य क्षेत्र से हैं। इस तरह से 543 वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। तो अब लोकसभा में सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है? 543 है, जिसमें 530 राज्यों से है और 13 संघ राज्य क्षेत्रों से है, और जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उनको अब 104 संविधान संशोधन नियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए किया गया था, परंतु बाद में इसे 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा। राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, परंतु प्रतिनिधित्व का अनुपात सभी राज्यों में तथा एक राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में यथा साध्य समरूप रखा जाएगा। इस प्रकार से संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता को 2 प्रकार से स्थापित करने का प्रावधान करता है। पहला क्या है? विभिन्न राज्यों से, दूसरा एक ही राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से। हमारे मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। इसी के आधार पर वर्ष 1971 में जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निर्धारित की गई थी, जिसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस व्यवस्था में संशोधन करके यह निर्धारित कर दिया गया कि वर्ष 2000 ईस्वी तक ये निर्वाचन क्षेत्र वही रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए थे। पुनः 84वें तथा 87वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतु को संशोधित करके इस समय सीमा को बढ़ाकर 2026 तथा 1971
और 1991 की जनगणना के स्थान पर वर्ष 2001 की जनगणना को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस प्रकार अब वर्ष 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 माने 230 प्लस 13। अब दो जो एंगल इंडियंस थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है, यानी कि 543 ही रहेगी। परंतु जहाँ तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए निर्हर्त होगा, तो यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, वह सदस्य न्यायालय द्वारा विकृत चित्र घोषित कर दिया गया है, वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, यानी वह दिवालिया हो। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, उसे किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति स्वीकार कर लेता है। यदि वह दल बदल कानून के तहत निर्धारित हो गया हो, दल बदल के आधार पर निर्भरता विषय का प्रावधान 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर किया गया है। अनुच्छेद 101 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ एक सदस्य नहीं हो सकेगा और न ही वह संसद के किसी सदन और राज्य के किसी विधानमंडल का एक साथ सदस्य हो सकेगा।